Good morning, guys. Welcome back. Okay, today we are going to discuss last point of this chapter, importance of elasticity of demand. ठीक है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने जो कैलकुलेट करनी है वो क्यों कैलकुलेट करनी है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है. इंपॉर्टेंस इज ऑल्सो नोन एज सिग्निफिकेंस. ओके, सो अगर क्वेश्चन में आपको सिग्निफिकेंस भी दिखता है तो भी आपका आंसर यही रहने वाला है, सेम. ऑलराइट, so what are the importance or what are the significance of elasticity of demand that we are going to study today. So study of elasticity of demand is helpful to various people like producers, government, farmers, okay, workers. So it is helpful to too many people, and how that we are going to study now. First of all, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट अभी हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट आपको किसने दिए हैं. दिस ऑल कंसेप्ट आर गिवन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल. ओके, एंड आफ्टर दैट लॉर्ड जेमकिंस हैज ऑल्सो सपोर्टेड डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल. की भाई लेटर ऑन इन्होंने भी बोला कि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने जो भी बोला था, दिस कंसेप्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट एंड एग्री विथ हिम. ओके, तो उन्होंने भी थोड़ा उसको बहुमत दिया, ठीक है, सपोर्ट दिया. लेट्स सी वन बाय वन हाउ इट इज इंपॉर्टेंट. इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूसर्स. ओके, concept of elasticity of demand, it is important to producers. How it is important? See, if producers study the elasticity of demand for their product, for example, ये जो producer है वो क्या produce करता है, क्या produce करे, well, if he produce bread, for example बोल रहा हूँ मैं, अगर ये bread produce करता है तो उसने अगर चेक किया कि मेरे जो ब्रेड है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, अगर मैं प्राइसेस में कोई चेंज करता हूं तो मेरी डिमांड में कितना चेंज आने वाला है, अगर उसने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टडी किया तो क्या हो जाएगा, उसको पता चलेगा वेदर डिमांड इज इलास्टिक और इन इलास्टिक. ऑलराइट, एंड व्हाट ही कैन डू इफ डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट इज इलास्टिक. अगर उसके लिए डिमांड इलास्टिक है, ठीक है, मतलब क्या है, डिमांड कम ज्यादा होती है. इलास्टिक का मतलब क्या है, कम ज्यादा होना, राइट. मतलब अगर डिमांड कम ज्यादा होती है, अगर वो प्राइस ज्यादा करेगा तो डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इसको हम बोलते हैं इलास्टिक. और प्राइस ज्यादा करने से डिमांड सेम रहता है, कोई भी चेंज नहीं आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक. ओके, तो अगर उसने स्टडी किया और उसको पता चल रहा है कि उसकी डिमांड इलास्टिक है, राइट, मीन्स इफ ही इंक्रीजेस प्राइस डिमांड विल फॉल, तो वो थोड़ा सोच समझ के प्राइसेस डिसाइड करेगा. ओके, अगर जरूरत होगी, अगर मैनेज नहीं हो पा रहे उस प्राइस में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, अभी प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो चुका है, तो फिर वो प्राइस इंक्रीज करेगा. ओके, सो जनरली इन दैट केस प्राइस आपकी कांस्टेंट रहती है. बट इफ ही नो दैट डिमांड इज इनइलास्टिक, मतलब क्या है कि आपकी प्राइस में आप कितना भी चेंज लाओगे तो भी आपकी डिमांड इनइलास्टिक रहेगी, मतलब चेंज होने वाली नहीं है, डिमांड आपकी सेम रहेगी. तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा और जितना ज्यादा हो सके प्रॉफिट अर्न कर लेगा. ओके, सो यहां पे आपकी प्राइस बढ़ जाएगी. ओके, सो सिंपली एक चीज आप ध्यान में रखो कि जहां जहां पे आपकी डिमांड इलास्टिक होती है, जहां जहां पे आपकी डिमांड इलास्टिक होती है, ओके, वहां पे जो भी डिसीजंस आपको लेने होते हैं वो थोड़ा सा सोच समझ के लेने पड़ते हैं. आप इमीडिएटली डिसीजंस नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आप डिसीजंस कुछ लोगे, आप कोई चेंजेस करोगे तो डिमांड में भी तुरंत चेंज आ जाएगा. ओके, तो डिमांड में तो चेंज नहीं आना चाहिए भाई. तो यहां पे आप क्या करते हो, यहां पे आप डिफेंसिव खेलते हो थोड़ा सा, ठीक है.
आप संभल संभल के खेलते हो थोड़ा सा, आप इमीडिएटली चेंजेस नहीं करते हो। और अगर वहीं पे आपकी डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब आप कितना भी प्राइस में चेंज लेके आ जाओ, आपकी डिमांड सेम रहने वाली, आपको पता है आपकी डिमांड कम होने वाली नहीं है, फिर आप क्या करते हो, आप सिर्फ प्राइस बढ़ाने के बारे में सोचते हो। ओके, या फिर आप इजीली डिसीजन ले सकते हो। ओके, राइट। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, प्रोड्यूसर व्हाट विल ही विल डू, इफ ही थिंक्स कि भाई डिमांड आपकी इलास्टिक है, तो वो क्या करेगा, अपनी प्राइसेस को कांस्टेंट रखेगा, ज्यादातर चेंज नहीं करेगा। एकदम चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो ही चेंज करेगा। बट अगर उसको पता है कि डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, कितना भी प्राइस बढ़ा दो कोई भी चेंज नहीं आएगा, फिर क्यों वो रुकेगा, फिर बिंदास वो प्राइस बढ़ाते चले जाएगा। ओके, इन द सेम वे इट इज इंपॉर्टेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने भी अगर इलास्टिसिटी का स्टडी किया होगा तो वो भी क्या करेंगे कि अगर डिमांड इलास्टिक है प्रोडक्ट के लिए, तो आपकी जो टैक्सेशन रहेगी, गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट टेक डिसीजन रिगार्डिंग टैक्सेशन। ओके, तो टैक्सेशन आपके कैसे रहेंगे, टैक्सेशन में जनरली कोई भी चेंज नहीं लाएंगे, जैसे भी टैक्सेशन पॉलिसी चल रही है वैसे ही चलने देंगे। ओके, बट इन दी अदर हैंड अगर आपका डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है, तो इस टाइम पे वो इजीली डिसीजंस ले सकते हैं ना। ठीक है, तो वो क्या डिसीजन ले लेंगे, वो टैक्सेशन आपके जो है वो बढ़ा देंगे। अगर आपके टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो भी आप डिमांड उतना ही करने वाले हो, तो वो टैक्सेस बढ़ा देंगे। बट अगर इलास्टिक रहता तो क्या कर देता, फिर अगर टैक्सेस बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। ओके, और आपके हाथ में अगर इनकम कम है तो फिर आप थोड़ा संभल संभल के खर्चा करोगे और डिमांड कम कर दोगे। तो इस केस में वो जनरली टैक्सेस में चेंजेस नहीं करते, क्योंकि टैक्सेस में चेंज होंगे तो डिमांड कम होने वाली है। बट अगर डिमांड इनइलास्टिक है, गवर्नमेंट को पहले से ही पता है कि आप कितना भी चेंजेस लेके आ जाओ, आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो तो सेम रहने वाला है, फिर वो बिंदास अपने टैक्सेस में इंप्रूवमेंट कर देते हैं। ठीक है, इन द सेम वे दिस इज इंपॉर्टेंट इन फैक्टर प्राइसिंग ऑल्सो। ओके, देयर आर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, तो हमें पता है कि इनके भी प्राइसेस, अगर फॉर एग्जांपल कोई लेबर है, उसको पता है कि मैं जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा हूं उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है। ओके, काफी ज्यादा डिमांड है, मतलब क्या है, डिमांड आपकी इनइलास्टिक है, उसके प्राइसेस बढ़ भी जाएंगे प्रोडक्ट के तो भी कस्टमर्स को फर्क नहीं पड़ता है, कस्टमर्स उसका डिमांड करते रहेंगे। तो इस टाइम पे वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई मेरे वेजेस बढ़ा के दो, मुझे मेरी पगार बढ़ा के दो, बराबर है। और अगर मैनेजमेंट नहीं बोलता है कि नहीं वी कैंट इंक्रीज योर वेजेस, हम आपकी पगार नहीं बढ़ा सकते, तो वो स्ट्राइक पे चला जाएगा, काम नहीं करेगा। तो इस बर्डन में आके मैनेजमेंट को भी उसकी पगार बढ़ानी पड़ेगी। ओके, सो फैक्टर प्राइसिंग में भी सेम होता है कि अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो इजीली फैक्टर प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। बट वहीं पे डिमांड अगर आपकी इलास्टिक है तो क्या हो जाएगा, अगर आप फैक्टर प्राइसिंग बढ़ा दोगे तो अल्टीमेटली आपका प्राइस बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर डिमांड आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको फैक्टर प्राइसेस भी जो है वो सेम रखने पड़ते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा डिफेंसिव खेलना पड़ता है, आपको संभल के खेलना पड़ता है, आप इजीली डिसीजंस नहीं ले सकते हो। नंबर 4, इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में भी आपको ये हेल्प करता है। सेम चीज है कि अगर आपके प्रोडक्ट के लिए, ओके, यही वाली बात हम फिर से पढ़ेंगे यहाँ पे, अगर आपके प्रोडक्ट के लिए डिमांड इलास्टिक है, मतलब आपकी डिमांड चेंज होते रहती है, तो आप क्या करोगे, प्राइस कांस्टेंट रखोगे। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स आप फॉरेन में ट्रेड कर रहे हो, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है तो आप प्राइस को कांस्टेंट रखोगे, सेम रखोगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपको पता है कि योर डिमांड इज इनइलास्टिक, you can make any changes in your product's price, the foreign traders, other countries, they have to import from you only, there are no other options, then they will definitely come to you. Okay, तो inelastic demand रहेगी तो आप prices बढ़ा सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, OPEC countries। OPEC countries, what is OPEC countries? OPEC countries are those countries who produces or supplies crude oil। ठीक है, जो आपको क्रूड ऑयल वगैरह प्रोवाइड करती है, अरेबियन कंट्रीज हम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, गल्फ नेशंस वगैरह भी हम बोल सकते हैं। तो
वो जो सारे कंट्रीज है, ईरान, इराक, उस साइड की कंट्रीज, ओके, वो आपको क्रूड ऑयल प्रोवाइड करती है। वो क्या कर रही है फिलहाल, उनके जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस वो हाईली बढ़ा रही है, हाईली। जितना अपने पास पानी है उतना उनके पास ऑयल पड़ा हुआ है, वहां पे वो ऑयल रास्ते पे फेंक भी दे सकते हैं, इतना इजीली अवेलेबल है, ओके। बट स्टिल व्हाट दे आर डूइंग, दे आर चार्जिंग हायर प्राइस। उनको इतना पैसा उनके पास आ चुका है कि अभी जरूरत नहीं है इतना ज्यादा प्राइस चार्ज करने की, लेकिन उनको पता है कि हम अगर प्राइस कम करेंगे तो भी हमारे पास से परचेस करने वाले हैं, और हम कितना भी प्राइस बढ़ा दें तो भी डिमांड तो इनइलास्टिक है, ठीक है, इनको हमसे ही परचेस करना पड़ेगा। सो इन दैट वे they know their demand is inelastic, so they are continuously increasing their prices, ठीक है। नंबर 5, पब्लिक यूटिलिटीज। पब्लिक यूटिलिटीज मतलब these are those services which are generally provided by government, ठीक है। गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटीज। उसके अंदर एक बेटर एग्जांपल है रेलवेज का, ठीक है। सो in case of public utilities like railways which have an inelastic demand, government can either subsidize or nationalize them to avoid consumers exploitation, okay। अभी गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पे डिमांड कैसा है, इनइलास्टिक है, क्योंकि रेलवेज तो हमारे पास एक ही है ना। अगर इंडियन रेलवेज ने प्राइसेस बढ़ा दिए तो आप किसी प्राइवेट रेलवे से ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको इंडियन रेलवे उतना एक ही ऑप्शन है, ओके। वैसे अगर आप बाय रोड जाना चाहते हो, किसी एक ट्रैवल एजेंसी ने, ठीक है, अपने टैक्सी के चार्जेस आपको काफी हायर बता दिए, तो आप दूसरे टैक्सी में ट्रैवल कर सकते हो, बट रेलवेज का वैसा नहीं है। तो अगर इनइलास्टिक डिमांड है तो इस केस में हमने क्या देखा, इनइलास्टिक डिमांड है तो प्राइस बढ़ सकती है, बराबर है। तो अगर बाकी कोई रहेंगे तो प्राइसेस बढ़ा देंगे, बट गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस केस में कि भाई कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, तो प्राइसेस जब बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि सब्सिडीज कुछ प्रोवाइड कर देंगे। सब्सिडीज अगर प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि कस्टमर को जितना पहले पे करना पड़ता था उतना ही पे करना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो रहा है, ओके, वो सब गवर्नमेंट अभी बियर करेगी, बराबर है। आपको पता होगा कि रेलवेज के जो हम टिकट्स वगैरह परचेस करते हैं, वी हार्डली पे 30%, अराउंड 70% अमाउंट इज बॉर्न बाय इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसीलिए हमारे रेलवेज की सर्विसेज इतनी सस्ती है, राइट। एंड लास्टली नंबर 6, प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। आपका जो प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है, ओके, फॉर एग्जांपल आप जो टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज पे जितना भी खर्चा करते हो, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है मिस्टर ए, ये जो मिस्टर ए है इसकी सैलरी है 10,000 रुपीज, ठीक है, जिसमें से 2,000 रुपये वो सेव कर लेता है, और टोटल लगभग 8,000 रुपये जितना वो क्या करता है, खर्चा करता है, ठीक है। 8,000 रुपये महीना वो खर्चा करता है। ही परचेस नंबर ऑफ कमोडिटीज, बराबर है, नंबर ऑफ कमोडिटीज वो परचेस करता है, टोटल 8,000 तक का उसका खर्चा है। और वो जो नंबर ऑफ कमोडिटीज परचेस कर रहा है उसके अंदर एक कमोडिटी क्या है, न्यूज़पेपर। एक कमोडिटी है न्यूज़पेपर, एंड सपोज न्यूज़पेपर जनरली इसका प्राइस क्या है, अभी मान लो कि 2 रुपए प्राइस है या 3 रुपए प्राइस है, ठीक है। तो 3 रुपए का भी अगर न्यूज़पेपर रहेगा तो भी उसको 90 रुपीज महीने का खर्चा आता है। तो जितना वो 8,000 रुपये खर्चा कर रहा है उसमें से 90 रुपये वो न्यूज़पेपर के लिए पे करता है महीने के। अगर सडनली न्यूज़पेपर की प्राइस जो है 3 रुपये से 4 रुपये हो गई तो ये जो 90 रुपीज है वो क्या हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, ओके। तो 30 रुपये से उसकी बस प्राइस इंक्रीज होने वाली है, उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने वाला है। तो क्या वो डिमांड कम कर देगा? वो ऐसे बोलेगा कि अभी हफ्ते के 5 दिन ही न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ भाई, सैटरडे संडे छुट्टी ले लेते हैं, नहीं करेगा वो जनरली, राइट। सो इफ proportion of expenditure for any particular commodity in total expenditure is less, okay, मतलब किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए आप जितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो 120, अगर वो आपके टोटल एक्सपेंडिचर में काफी कम है, ओके, 8,000 के कंपैरिजन में 120 रुपीज इज नथिंग, राइट। तो अगर वो काफी कम है तो इस केस में फिर आप ज्यादा दिमाग नहीं चलाओगे और आपकी जो डिमांड रहेगी वो रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगी, ठीक है, मतलब वो चेंज नहीं होगी, वो स्टेबल रहेगी, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियरली।
बिकॉज अकाउंट्स के रिलेटेड कुछ क्वेरीज पहले आ रही थी, अभी वो भी नहीं आ रही है, और इकोनॉमिक्स की तो नोबडी इज आस्किंग. सो आई अज्यूम कि आपको सब कुछ समझ रहा है, क्लियरली हो रहा है. फाइन. वेल, today we are going to conduct our weekly test also, so all the best for that. Thank you so much.